तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तुमको और एक पॉइंट बताना था। जैसे क्या है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखते हैं, ई बराबर में एफ अपान में क्यू नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। ये जो लिमिट लगाते हैं क्यों लगाते हैं, इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है। एग्जैक्ट परिभाषा में जब एकदम एग्जैक्ट फार्मूला लिखोगे तो इसमें वेक्टर आएगा, ठीक है। फिजिक्स कहती है कि जो चीज़ सदिश होती है उसको सदिश रूप में दिखाओ। हालांकि एफ अपान में क्यू नॉट यहाँ पे वेक्टर लगेगा, दोनों साइड में एक एक वेक्टर होने चाहिए। एक इधर ई में लग गया, इधर एफ में लग गया, ठीक है। फार्मूला कभी भी ऑप्शन लिख के आ जाए तो अगर ये दोनों लिखे हों तो ये सही होगा, ये गलत होगा। अगर ये नहीं लिख के आ रहा, सिर्फ इतना लिख के आ रहा, तो फिर इसी को टिक करोगे। इसके अलावा जैसे ई इक्वल टू एफ अपान में क्यू ऐसे लिख के आ गया, क्यू या क्यू नॉट कुछ भी लिखा हो, यहाँ अगर क्यू लिखा है तो यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्यू लिखा हो तो यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। तो क्यू नॉट की जगह क्यू भी लिख के आ सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला इस तरीके से आ सकता है जब हार्ड क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। तो अब इन तीनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कई बार फार्मूला ये वाला भी यूज होता है। कुछ लोगों को ये दोनों पता होंगे, लेकिन वो क्या 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 करेगा, जल्दी जल्दी में खुश होके इसी को टिक मार के निकल लेगा। ये नहीं देखा कि वेक्टर तो नहीं किसी में लगा। अगर विदाउट वेक्टर के सब है तब तो ये सही है, ठीक है। ये भी नहीं लिखा तब तो ये सही होगा, बाकी तीन ऑप्शन तो गलत ही होंगे। तो अगर ये तीनों लिखे हों तो सबसे फर्स्ट नंबर पे इस ये होगा, ये सबसे सबसे एग्जैक्ट है। अगर ये नहीं लिखा हुआ, इसके साथ बाकी ऑप्शन लिखे हैं, तो ये फिर सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी पे ये जाएगा जब ये नहीं लिखा होगा ऑप्शन में। ये दोनों नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी के ऑप्शन लिखे हैं, तो फिर इसी में टिक मारोगे, समझ गए। इसको गलत नहीं, ये पता चला कि तुम कह दो कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। वो देखा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट कितना कौन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है तीनों सही, ठीक है। ये बात जान लो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। अब ये लिखते क्यों हैं ये जान लो। ये लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट इसलिए लगाते हैं, जैसे मान लो ये कोई तुम आवेशित पिंड लिए हो, ठीक है। जल्दी से बहुत बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे, किसी से पूछ दोगे कि लिमिट क्यों लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, देखना। जैसे क्या है, अगर ये धनावेश है पिंड, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। इधर अगल बगल कहीं भी रखोगे, मान लो यहाँ तक इसका यहाँ पर तुम रखे कोई आवेश, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ पे कोई, यहाँ पे दो तरीके से टेस्ट चार्ज को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब वो हमेशा धन हो आवेश होता है, ठीक है। परीक्षण आवेश अगर केवल लिखा है तो उसको धन आवेश मान के चलेंगे, ठीक है, वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो ये कोई आवेश है, क्यू नॉट है। अब इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी, टेंडिंग टू जीरो नहीं होगी, तो होगा क्या, यहाँ पे जो धनावेश है ना, इनको ये डिस्टर्ब कर देगा सारे धनावेश। क्योंकि कोई भी किसी एक आवेश के पास कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाई जाती है, हालांकि मैं चीज़ नहीं बताया हूँ, पोलराइजेशन या ध्रुवणता। तो जैसे क्या होता है, कोई धनावेश इसके करीब लाओगे तो धनावेश प्रतिकर्षण की वजह से इधर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इधर सारे धनावेश आ जाएंगे, समझ गए। इधर धनावेशों की संख्या के बजाय यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऋणावेश आ जाएगा। ओवरऑल धनावेश तो इतना ही रहेगा, ठीक है। मान लो इसमें 10 कूलम आवेश है, तो इधर 15 कूलम आ गया, इधर 5 कूलम आ गया। इस तरीके कहानी डेवलप हो जाएगी, समझ गए। इधर +10 इधर माइनस। तो होगा क्या अल्टीमेटली कि या ऐसे सोच लो, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि यहाँ पे दो धनावेश बचेंगे, सारे के सारे धनावेश यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो धनावेश का जो सेंटर होगा, अगर हम इसका सेंटर निकालें तो पूरा ज़्यादातर धनावेश इधर है, तो डिस्टर्ब हो गया। अब अगर ये इस तरीके की पोजीशन में होता तो यहाँ पे कुछ बल लगाता कि नहीं लगाता। अब सारे धनावेश थोड़ा दूर हो गए, तो अब यहाँ पे कम बल लगाएंगे, समझ गए। तो कम बल लगाएंगे तो कम एफ उत्पन्न होगा। तो एफ अपान में क्यू नॉट करोगे तो कम वैल्यू मिलेगी,
यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे तो अगर ये नहीं डिस्टर्ब हुए होते तो अपना उतनी मिलती जितनी ओरिजिनल में थी। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अगर तुम निकालोगे तो ई बराबर में एफ अपान में क्यू नाट, ये एफ, ये वाला एफ, ये वाले एफ से ज़्यादा, ये वाला जो बाद में डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, इसको आप डैश मान लेते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो तो ये क्या करेंगे, ये वाला आवेश एकदम से बहुत कम लेते हैं। जब कम लेंगे तो ये वालों को ये डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा, समझ गए। ये जितना ज़्यादा पावरफुल आवेश होगा उतना इधर वाले धन आवेश को इधर उठा के फेंक देगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? हेलो, ठीक है। ये लिखता सबको ही है लेकिन पता किसी को नहीं है कि क्यों क्यों होता है ऐसा। इसको जान लो, कई बार पूछ देगा तो फिर इधर उधर सवाल तो ऐसे ही पूछ बनते हैं। खैर यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे पूछ देगा कभी कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो। और बता दें एक जानकारी के लिए तुमको कि जैसे मान लो कि तुम कोई उदासीन, जैसे तुम अपने कंघी में अपनी स्केल को रगड़ते हो, अपने बालों में कंघी को रगड़ते हो, रगड़ते रगड़ते थोड़ी देर बाद जब ज़मीन में लाते हो तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल चिपक जाते हैं, धूल के घर चिपक जाते हैं कि नहीं? या कागज़ ही होता है, वो खींच कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे काट के छोड़ दो यहाँ पे और चिपकाओगे तो चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कागज़ तो उदासीन होता है। मान लो तुम्हारी स्केल ही, जो स्केल होती है ये आवेशित हो गई, कागज़ तो उदासीन है। तो आवेशित चीज़ आवेशित को आकर्षित करती है, ना कि उदासीन को। उदासीन को कभी करती है क्या? क्यों? अगर ये कोई मान लो ये कागज़ का टुकड़ा है, अब मैं इसके करीब कंघी लाऊं तो ये तो उदासीन है, इसमें कोई नेट आवेश है ही नहीं है, ठीक है। इसमें आवेश आया होगा, हो सकता है धन आवेश है, ऋण आवेश है, जो भी है। तो ये सिर्फ आवेशित वस्तु को आकर्षित बल पे बल लगाएगा, या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या आकर्षण का लगा, ये तो उदासीन है, इस पे क्यों बल लगाता है? इसका है किसी के पास जवाब? पहले जब पढ़ते थे तो इसका रीजन ये है, देखो जैसे कोई कागज, ये इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धनावेश आया तो धनावेश क्या करता है, अपनी तरफ ऋणावेशों को खींच लेता है। जितना इधर ऋणावेश आएगा उतना इधर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम्हारी कंघी है इतनी दूरी पर, इसमें क्या है, सारे के सारे धनावेश हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ऋणावेश से इसकी दूरी कितनी है, नज़दीक है कि नहीं है? और धनावेश से इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो बीच, इन दोनों के बीच अगर मान लो ये वाला आवेश Q1 है, ये वाला, ये भी आवेश Q1 ही होगा, बस अंतर इतना होगा कि इसकी वैल्यू, ये धनावेश है, ऋण आवेश होगा, ठीक है। मात्रा तो दोनों में सेम ही होगी, ठीक है। मान लो ऐसे मान लेते हैं, ये माइनस का 5 कूलम है और ये प्लस का 5 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे जो आवेश होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए ये 10 कूलम है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, तो जिसकी ज़्यादा दूरी होती है, जब दो आवेशों के बीच ज़्यादा दूरी होती है तो कम बल लगता है, कम दूरी होती है तो ज़्यादा बल लगता है, ठीक है। तो ये वाले बल को अगर मैं मान लूँ F1, ये वाले बल को मान लूँ F2, तो F1 का मान F2 से कम होगा, F1 का मान F2 से कम होगा। तो जब कम होगा तो ओवरऑल तो कागज़ इसकी तरफ खिसकता चला जाएगा ना, क्योंकि ये F2 जो होगा ये आकर्षण का बल है, ये धनावेश है, ऋण आवेश है। तो विपरीत आवेश हमेशा करीब आता है, अब वो आकर्षण का बल इतना ज़्यादा उत्पन्न करता है कि जो धनावेश ये वाले इधर इकट्ठे हुए हैं, जो दो प्रतिकर्षण का बल होता है उससे ज़्यादा होता है आकर्षण का बल, इस वजह से ये आकर्षित होने लगता है, ठीक है। यही प्रक्रिया अगर मान लो कोई ऋण आवेशित वस्तु लाओ किसी उदासीन चीज़ के पास, मान लो ये उदासीन है, तो इसमें क्या हो, ये, अरे मैंने तो फिर से धन बना दिया, मान लो ये ऋण आवेशित है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, इधर धन धन आ जाएंगे, इधर ऋण ऋण चले जाएंगे, और जब धन धन ऋण ऋण चले जाएंगे तो इनकी वजह से और इनकी वजह से जो बल उत्पन्न होगा, इनके बीच की दूरी थोड़ा कम है, और इसकी वजह से जो बल लगेगा इनके बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बल जो होगा F1, ये होगा F2। यहाँ फिर से F1 की वैल्यू कम होगी, F2 की ज़्यादा होगी, क्योंकि आवेश जितना ज़्यादा नज़दीक होते हैं उतना ज़्यादा बल लगाते हैं। और यहाँ पे फिर से देख लो,
यहाँ पे धन था तो ऋण आया है करीब, यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे धन वाला करीब आया है, फिर भी आकर्षण वाला बल ज़्यादा होगा, ये इस तरफ ओवरऑल खींचता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कितने बल से खींचेगा अगर कोई पूछ दे तो जितना F1 ज़्यादा होगा उतने से खींचेगा, अर्थात F1 माइनस F2 बल से खींचेगा। ये वाला भी वही सेम कहानी होगी यहाँ पे, नहीं F2 माइनस F1 से, ये भी F2 माइनस F1 बल से खींचेगा। ये इसको समझने में किसी को दिक्कत हो तो बता दो। अभी डिराइव करने के लिए हमारे पास निरक्षीय स्थिति में इसी तरीके से बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे तो तुम लोग को ज्ञान भी प्राप्ति होती रहेगी, अब भूलेगा भी नहीं चीज़ें। ये इधर मैंने धन बनाया था, इधर ऋण आवेश बनाया था। ठीक है, अच्छी स्थिति के लिए निकाल दिया था, हम निरक्षीय स्थिति में निकालूंगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति ये होगी, यहाँ पे कोई बिंदु P होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, और हम हमेशा जब डेरिवेशन करते हैं तो लिखते हैं माना कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका सिरा A धनावेशित तथा सिरा B ऋणावेशित है तथा दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, और इसके निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बात हमेशा हम लिखते हैं। ठीक है, वो हमेशा रट जाएगा। चलो ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, इसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि। तो ये इसकी दिशा प्राप्त कर लो, पहले तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आंकिक मान, वो निकालो, उसको बोलते परिमाण। अब प्लस उसकी दिशा देख लो किस दिशा में है, जैसे दो वेक्टरों को जोड़ते हो वैसे वेक्टरों को जोड़ दो, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं प्लस क्यू के कारण आवेश निकालूं, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोल देता हूं मैं E1। ठीक है, E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, अभी परिमाण के बल निकालना। ठीक है, फिर इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, ये भी रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, E1 E2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग रहेगी। ठीक है तो अब दिशा के तो दोनों का परिमाण सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, किसी को तो कुछ जो कि डेरिवेशन वगैरह में हम, वैसे तो ये परिमाण है, कुछ लोग इसमें लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यहाँ भी लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर डेरिवेशन में चल जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर आएगा वो दे देगा, क्योंकि इतना हो जाता है, फाइनल आंसर सही होना चाहिए। तो ज़्यादा लंबा लिख देने से ना बच्चे कुछ रटते हैं तो रटने में उसको ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कम करा देते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा विशेष ध्यान पड़ता दिक्कत। अब देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को इससे मिला दो। ठीक है, मिलाने चलो ठीक है, मिला देना, स्केल वगैरह तुम लोग के पास होगी। अब मिलाने के बाद क्या है, ये धनावेश है, तो बताओ धनावेश से दूर जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की करीब आएगी, जल्दी बोलना जिसको बोलना, तो इधर जाएगी दूर की तरफ। ठीक है, जो लेट लगे। ठीक, ये ऋण आवेश है, इसको यहाँ से मिला दो, इसी रेखा के अनुदिश होगा, या तो दूर जाएगा या तो करीब आएगा। इसमें क्या होगा, दूर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, वेक्टर का जो वेक्टर बनाते हैं उसकी लंबाई उसके परिमाण के हिसाब से बनाते हैं। दिशा क्या है वो तो हमको वो नियम, फिजिक्स के नियम से पता चलेगा। ठीक है, वो कभी गुणा भाग करने से नहीं पता चलती दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस दिशा में उत्पन्न होगा, ये इस दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला तुम्हारा ये E1 होगा, ये E2 होगा तुम्हारा। ठीक, अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें वेक्टर E1 लिख सकते हो तुम चाहो तो, खैर चलो ठीक है, परिमाण ही लिखा रहने दो।
नंबर मिल जाएंगे तुमको इसमें। अब क्या है कि इन दोनों का योगफल निकालना पड़ेगा। जैसे दो बल होते हैं तो हमको ये पता है, ये संबंध 1 हो गया, ये संबंध 2 हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं संबंध या संबंध 1 तथा 2 से E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E मान लो, दोनों को इक्वल मान लो, ठीक है। नहीं मानोगे तब भी चल जाएगा, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो दोनों ई हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इनको जब परिमाण निकालेंगे तो इसका एक नियम होता है, समांतर चतुर्भुज नियम। इसके समांतर इसके समांतर यहाँ से इसके लाइन खींचो, इस पॉइंट से दूसरे वाले वेक्टर से, और फिर इस वाले के नोक से इसके वाले के समांतर खींचो, जहाँ पे मिल जाए वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चूँकि दोनों क्या हैं, बराबर वेक्टर हैं, तो दोनों एकदम दोनों एकदम समांतर लाइन पर कट करेंगे, समझ गए। तो ये वाला जो वेक्टर मिलेगा हमको, ये परिणामी वेक्टर होगा, इसी को बोलेंगे ई वेक्टर, ठीक है। ई नहीं, परिणामी वेक्टर। अभी यहाँ पे ई मान लिया हमने, तो खैर चलो ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ माननी पड़ेगी, ई नेट मान लेते हैं इसको, ठीक। तो चलो अब क्या होगा यहाँ पे, या ई डैश मान लो इसको, तो यहाँ वाला ई वाला चक्करलस ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वाला वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी इसमें बड़ा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किनारे में, ठीक। अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अब देखो तुम लोग सब पढ़ चुके हैं वेक्टर का नियम, अब बस अब इनके बीच इनका परिणाम निकालना, परिणामी निकालना। तो ई बराबर क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 कॉस थीटा होता है कि नहीं। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब E1 का मान सेम ही है, E2 का मान सेम ही है, E1 E2 भी सेम ही है, सबको ई डैश के बराबर मान लिया, तो ई डैश कर देता हूँ, ई डैश का स्क्वायर प्लस में ई डैश का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 नहीं E1 E2 क्या है, डैश डैश और cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कामन कर लेता हूँ, ई डैश का स्क्वायर कामन कर लेता हूँ, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से भी 2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, हम क्या है कि ये वाला जो थीटा लेते हैं इसको थीटा मान रखा है, तो नॉर्मली जो बुक में डेराइवेशन करता है इसको थीटा मान के चलता है, ठीक है। जब ये थीटा होगा तो देखो ये वाली लाइन ये वाली लाइन समांतर होंगी, ठीक है, ध्यान देना हमेशा। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक, क्योंकि ये तो लाइन सीधी चली जा रही ना। तो यहाँ से देखो अगर ये थीटा होगा तो निरक्षी स्थिति में है, तो ये दोनों लंबाइयाँ भी, यहाँ पे एक गलती हमने की है, चलो इसको सही कर लेंगे। ये वाली लंबाई L होगी इतनी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R मानते हैं, क्या मानते हैं, R। तो ये वाली यहाँ से आवेश से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो √R² प्लस L² की होगी, R² प्लस L² होगी, ठीक है। ये वाली भी दूरी उतनी होगी, √R² प्लस L², पाइथागोरस समय से लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो R² लिख दिए हैं, यहाँ पे L² और चूँकि का √, ठीक है, इसका स्क्वायर बनेगा। तो √ भी लगाओगे स्क्वायर भी लगाओगे तो दोनों हट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक। चलो एक सेकंड और कर, चलो अब क्या है तुम्हारा, तो हम इसको नॉर्मली जनरली इसको थीटा मानते हैं, तो ये थीटा होगा, इधर वाला भी थीटा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये इसकी निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से जाता है, ठीक है। तो दोनों ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होती है, तो दोनों ये द्विबाहुक त्रिभुज टाइप का बनेगा। तो ये भी थीटा रहेगा, जब ये थीटा रहेगा तो ये 90 - थीटा होगा, तो ये भी थीटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। या तो ऐसे देख लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर होंगी, ये लाइन सीधा जा रही तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें करके दिखाना नहीं है, बस हमेशा डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। ये कोई हाई स्कूल की गणित नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखा जाता है हमेशा, ठीक। फिगर बनाओ, लिख दो। तो जब ये थीटा थीटा होगा तो यहाँ तो ओवरऑल जो टोटल एंगल आएगा वो 2 थीटा का आएगा। तो हम जो अब 2 वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 2 थीटा होगा, तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे ई डैश का स्क्वायर, 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे 2 कॉमन कर लेता हूँ, 1 प्लस में cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 2 थीटा बाई 2 तो केवल थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ये भी 2 कितना हो जाएगा 4 ई डैश का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा, क्यों। बस इसमें यही इतना पद ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी को केवल रट लेना, बाकी तो तुम कर ही लोगे, इतने तो होशियार हो ही, समझ गए। बस ये वाला इतना जो है ना, इसको रटना पड़ेगा। रटना क्या, इतना टेक्नोमेंट्री पढ़ोगे अभी इंटर में, सब रट जाएगा, बस तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना चाहिए, फिर तब तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा ई डैश का स्क्वायर, और 4 हो यहाँ पे, और cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 है ही है, ई डैश की वैल्यू वही लिख देंगे 1/में। अच्छा, एक चीज़ और हमने अभी गड़बड़ करी है इसमें, ये जो आता है इसमें अंडर रूट भी लगता है, ठीक है। सब में लगता है कि नहीं लगता, कि भूल गए हैं। तो यहाँ पे भी अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ई बराबर में 2 ई डैश और केवल cos थीटा बचेगा। तो ई डैश की वैल्यू तो लिख ही दोगे, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, ठीक है। ये तो E की वैल्यू थी इतनी, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू, अब चूँकि थीटा तुम ले आए हो, आंसर तुमको R और L में लिखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो दे देगा कि ध्रुव की लंबाई R है और L है, और उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। अगर नहीं भी देगा तब भी तुमको थीटा हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा तुम फिगर से देख लो, फिगर ये वाला था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसको तुमने थीटा माना था, ठीक है। ये R, ये L था और ये R था। तो यहाँ से cos थीटा कितना नहीं, cos थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आधार बटे कर्ण को ही तो cos थीटा बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो L अपान में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों। तो बस यही है, यहाँ से cos थीटा जो, तो थीटा को कहाँ से निकालोगे, हटाओगे, फिगर देख के हटाओगे, ठीक है। फिगर ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ठीक है। तो इस हिसाब से कर दो, लिख दी। अब हो गया, डेरिवेशन हो गया। Q इंटू L इंटू 2 को P बोलते हैं, P क्या होता है, Q इंटू 2L, ये 2 ले लो, ये L ले लो और ये Q ले लो, P हो जाएगा। तो ये प्रकार से क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 3/2। कभी कभी यहीं तक डेरिवेशन करने के लिए पूछ देगा तुमको। और रटे क्या होते हैं बच्चे, फाइनल वाला रटे होते हैं। यूपी बोर्ड में तो बहुत ही कम पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से पूछ देता है, ठीक है। तो अब इसमें एक कंडीशन लगा दोगे जो तुम्हारा फिर एकदम फाइनल बन जाएगा। यदि R इज मच ग्रेटर देन L, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली आर के ही स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए कायदे से, तो मीनिंग यही निकलता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अच्छी बुक्स हैं उसमें ऐसे ही लिखता है, पी अपान में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह केवल आर स्क्वायर लिख दोगे, पावर में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में, ये 2 से 2 घात कट जाएगी, r³ बच जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा द्विध्रुव के केस में 4 केस बनते हैं, ये थोड़ा सबसे लेंदी वाला है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर का ध्यान देना। ठीक है, तो ये वाला फिगर तो मैंने उधर वाला फिगर तुमको दिखता नहीं इस वजह से बना दिया, फिगर एक ही बनाना, 2 ठो नहीं बनाने, ये तो तुमको समझाने के लिए इधर बना दिया था। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। इसको अगर उसके रूप में पूछेगा कि भैया इसको वो बताओ वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे वेक्टर लगाओ, ई सदिश राशि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी जो है सदिश राशि होती है, यहाँ पे वेक्टर लगा दो, और r³, यहाँ पे एडिशनल आर, ऐसा ना मत कर देना आर की हाथ 4 और यहाँ आर लगा दो, वो वेक्टर आर। ठीक है, जो वो वहाँ पे क्यों करना पड़ा था, वहाँ पे कोई ऊपर सदिश राशि थी ही नहीं दाहिने साइड में, इस वजह से हमको आर लेना पड़ा था। ठीक, ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट में। कभी कभी वेक्टर फॉर्मेट में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछता है, ये तो वायु निर्वात के लिए है, अगर पूछ दे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक k हो। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो तो क्या हो जाएगा, फिर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इंटू k हो जाता है, बस एप्सिलॉन नॉट में k का गुणा कर दो, काम खत्म, P/r³। समझ में आई बात, जहाँ जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ k लिख दो, काम खत्म। अगर k परावैद्युतांक के माध्यम में कोई चीज़ लिखी हुई है, पूरे वैद्युत कहीं भी हो, हर जगह चल लेगा ये। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तुम लोग का कि जैसे मान लो तुम्हारा, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव होगा, जैसे मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे ये एक समान है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये देखो वैद्युत क्षेत्र की जिस दिशा में तीर होती है, धनावेश उधर भागता है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे रख के छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये ऐसे रहा होगा, ऐसे, ये वाला धनावेश रहा होगा, ये वाला ऋणावेश रहा होगा। ठीक है, ये अपने आप आके इस स्थिति में रुकेगा ऐसे, इसको तुमको ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकत लगा के, जितनी देर तक पकड़े रहोगे ऐसे रहेगा, नहीं भाई जैसे छोड़ोगे फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि किसी के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, इधर कहीं धनावेश होगा, अब वो धनावेश क्या कर रहा होगा, यहाँ पे जितने भी आवेश होंगे उसको इधर फेंक रहा होगा, ठेल रहा होगा, ऋण आवेश को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। समझ गए, जो भी जिसके भी कारण वैद्युत, या हो सकता है ऋण आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र हो, तो वैद्युत ऋण आवेश इधर कहीं होगा तो वो धनावेश को ही तो आकर्षित करेगा, ऋण आवेश को तो दूर फेंकेगा। चलो ठीक है, तो जब ऐसा स्थिति में रहेगा तो कोई बला गुण नहीं रहेगा, समझ गए, इस स्थिति में रहेगा। बला गुण कब होगा, जब ऐसे इसको घुमा दोगे, घुमा के पकड़े रहोगे, जब तक पकड़े रहोगे बला गुण लगेगा, जब जैसे छोड़ दोगे ऐसे आ जाएगा, लगना बंद। ठीक, 2 स्थिति में बला गुण नहीं लगता ऐसे में। इस मान लो ये वाला सिरा धनावेश, इसको तुम उठा के ऐसे लाते इधर ले आए एकदम सीधा छुदी मुदई, तो ऐसे छोड़ दोगे ना, तब भी इसमें कोई बला गुण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जैसे इसमें है, इसमें नीचे
जैसे चूँकि ये इधर धनावेश था, इसको उठा के तुम इधर ले एकदम सीधा सीधा कर दिए, तो बल लग रहा है इसमें, ठीक है, विपरीत दिशा में। ये वाला इधर जाना चाहता है, ये वाला इधर जाना चाहता है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो कोई बल आघूर्ण नहीं उत्पन्न होगा। अभी देख लेना। जैसे मैं क्या करूँ, इसी पेंसिल में थोड़ी सी तिरछा है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो बल आघूर्ण लगेगा। अब मैं इसको एकदम सीधा करके एकदम ऐसे लगा दूँ, कोई बेवकूफ़ आदमी हो, थोड़ा पगलेट टाइप का आदमी हो, वो क्या करे, इसमें ऐसे बल लगाए, इसमें कोई बल आघूर्ण लगेगा? दोनों के एक ही लाइन में लगाए, नहीं लगेगा। इसको थोड़ा ऐसे तिरछा कर ले, अब ऐसे लगाए बल, ऐसे लगाएगा, घूमेगा कि नहीं? ये घूमेगा, ठीक। तो दोनों की क्रिया रेखा अगर एक हो गई तो बल आघूर्ण शून्य होता है। वो चाहे, और इसको मैं ऐसे खींचूँ विपरीत दिशा में, तब भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। हाँ, अगर ऐसे है, अब खींचूँगा तो बल आघूर्ण लगेगा, खींचने पर भी लगेगा, लेकिन क्रिया रेखा सेम नहीं होनी चाहिए बस। तो इसकी दो ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन पर बल आघूर्ण शून्य होता है। बहुत लोग सोचता है कि एक ही स्थिति होती है, गलत कर देता है ना ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसमें देखते हैं, मान लो इसको थीटा एंगल घुमा के तुमने छोड़ दिया, क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी, ये वाली क्या दिशा, ये वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्षेत्र की दिशा से तुमने इस दिशा में कर दिया इसको, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, पहले ही दिशा में था, अभी थीटा हो गया, तो कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसमें ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, इसमें कितना, ये आवेश कितना है, इसको मान ले क्यू, ये माइनस क्यू आवेश होगा। इस क्यू में किसी भी आवेश में अगर हमको बल निकालना है तो किसका, वैद्युत क्षेत्र का गुणा कर दो, ठीक है, तुरंत बल निकल आएगा, ठीक है। इसमें अगर हमको बल निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र, क्यों आवेश तो है ये, वैद्युत क्षेत्र का गुणा कर दो। अब होगा क्या, इसकी दिशा जो है, जो होगी, इस वाले बल की दिशा होगी, अभी मैंने यहीं पे लिख दिया इसको, इसकी तो दिशा विपरीत दिशा में होगी। ऋण आवेश पर हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। ये वाला बल मान लो F1 मान लो, या एफ ही, चलो ठीक है। ये वाला बल क्या हो, या एफ ही मान लो, छोड़ो, ये वाला बल यहाँ पे भी लगेगा, इसी दिशा में लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, ये इसका भी परिमाण एफ ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों का परिमाण बराबर रहेगा, बस दिशा दोनों की विपरीत रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके के बलों को, अब इसकी वजह से बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण दो तरीके से निकाला जाता है। तो या तो दोनों बलों, कोई भी दो बल अगर लग रहे हैं बराबर में विपरीत, तो होगा क्या कि उन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो ले लो, और उनमें से कोई एक बल ले लो, दोनों को गुणा करा दो, बल आघूर्ण निकल आएगा। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण, अभी पढ़े नहीं हो शायद, 11 में तो पढ़े ही होगे। बल आघूर्ण बराबर होता है बल युग्म में से कोई एक बल, ठीक है, बल युग्म का कोई एक बल गुणे में दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है वैसे तो, लेकिन शॉर्ट में आदमी काम चलाओ लिख देता है बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच बल युग्म में का कोई एक बल तथा बलों के बीच की दूरी लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो न्यूमेरिकल में काम देता है। यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमको फाइनली क्या होता है, डेरिवेशन से मतलब होता है। और टीचर फाइनल में देखता है कि लास्ट में इसने फाइनल लाया, सही आंसर लाया कि नहीं, बीच में क्या लिखा है उसको कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी बंदा नहीं पढ़ता, न पढ़ने का कोई मतलब निकलता है, ठीक है। तो बल युग्म में से कोई एक बल, बलों के बीच की दूरी, वैसे तो क्या होना चाहिए, बलों के बीच, बलों की क्रिया रेखा के बीच की बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा क्या होती है, जैसे ये बल है, इसको पीछे बढ़ा दो, ठीक है, या इसको आगे, इसको पीछे बढ़ा दो, इनके बीच की दूरी, ये वाली लंबवत दूरी नाप लो, ये वाली, जैसे ये वाली लंबवत दूरी, ये वाली, ये इसमें लंब डाल दो, इस वाले बल को आगे बढ़ा दो या पीछे बढ़ा दो, या इस वाले बल की लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, तो ये इनकी क्रिया रेखा होती है।
ये वाली लाइन क्रिया रेखा होगी, ये वाली इसकी क्रिया रेखा होगी, इन दोनों लाइनों के बीच की ये वाली जो दूरी, ये वाली इतनी मिलेगी, लंबवत दूरी होगी 90 डिग्री पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो क्या होगा, बल युग्म में से कोई एक बल ले लो, दोनों तो बल बराबर हैं, बस दिशा विपरीत है, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो एक बल ले लिया, गुणे में बीच की दूरी क्या होगी, देखो ये वाला पूरा तो 2L होता है। ठीक है, दिखाना भी पड़ेगा तुमको वहाँ पे। अरे तो ये वाली लंबाई तो तुम्हारी 2L होगी ही होगी। ठीक है, और जब ये वाला थीटा है तो ये वाला भी एंगल तो थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाली समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये थीटा अगर बना रही है द्विध्रुव के साथ तो ये भी थीटा ही बनाएगी। ठीक है, तो ये वाला थीटा ही होगा। तो जब ये वाली एल है और ये तुम्हारा थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, एल का कॉस थीटा। ये नीचे नहीं, ये तो साइन थीटा होगी, ये कॉस थीटा होगी, सामने वाली साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई। ठीक है, और ये 2L और साइन थीटा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q इंटू 2L तो हमेशा P बना देते हैं, क्योंकि P के ही टर्म में हम आंसर लिखते हैं हमेशा। E को बाहर निकाल देते हैं और साइन थीटा E को, चूँकि Q इंटू 2L P के हमेशा बराबर होता है, तो इसको P लिख देंगे और E और साइन थीटा। ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये बल आघूर्ण होता है, बल उसका द्विध्रुव का। ठीक है, ये P कैसे, P जो होता है Q इंटू 2L होता है। तुम हो सकता है कल की क्लास अभी नहीं देखे होगे। Q इंटू 2L ये द्विध्रुव को आघूर्ण होता है। आघूर्ण और द्विध्रुव, बल आघूर्ण दोनों में अंतर होता है। ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी दूरी है 2L, तो Q इंटू 2L को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। कल के लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, इतनी बात समझ, बोलिए रुक गई क्या, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या, बल आघूर्ण सदिश राशि होती है, इसमें वेक्टर लगा दो। P सदिश राशि होती है, E भी सदिश राशि होती है, तो दोनों में वेक्टर लगेगा, तो P और E दोनों में वेक्टर लगेगा। ठीक है, और तो जब दोनों में वेक्टर लगेगा कि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच में, दो तरीके से उनके बीच, दो वेक्टरों के बीच में दो ही चीज़ें हो सकती है, इसे तो लिख के छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो कानूनी तौर पे गलत हो जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो या तो यहाँ पे क्रॉस लगाओ या तो डॉट लगाओ। तो डॉट लगा दोगे तो अदिश राशि मिल जाएगी, तो यहाँ तो डॉट चलेगा नहीं, तो क्या चलेगा, क्रॉस। समझ में आई बात, हेलो। तो यहाँ पे P क्रॉस E होता है, और जब इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो जब दोनों तरफ का परिमाण ले लोगे तो इधर ये आ जाएगा, मॉड ले लोगे तो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन। ठीक है, टाउ बराबर में P क्रॉस E, ये दोनों लिखे हों तो यही वाले को टिक मारना, इसको मत मार देना। ठीक है, सबसे मोस्ट प्रियॉरिटी इसकी होगी, सेकंड प्रियॉरिटी ये होगी। अगर ये नहीं लिखा है चारों ऑप्शन में, सिर्फ ये लिख के आया तो फिर इसको टिक करोगे। ठीक है, ये नहीं कि इसको गलत करके चले जाओ। ठीक, चलो ठीक है। पहला ये फार्मूला पढ़े, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। दूसरा पढ़े E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R²। तीसरा पढ़े थे तुम P इक्वल टू Q इंटू L द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है, चौथा पढ़े थे तुम, चौथा यहीं पे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। और पांचवा तुम पढ़े थे द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में 1/4πε0 2p अपान में R³। और एक निरक्षी स्थिति में पढ़े थे 1/4πε0 p अपान में R³। दोनों में अंतर क्या है, ये जस्ट डबल होता है, ये आधा होता है। ठीक है, ये अच्छी स्थिति में है, अच्छी नहीं, निरक्षी स्थिति का है, ये उल्टा लिख दिया मैंने।
निरक्षीय स्थिति में, ये है अच्छी स्थिति में। ठीक, इतने कितने फार्मूले हो गए? 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए। इसमें से तो अब देखो, ये तो सब सेमी टाइप का, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है। बस यहाँ पे क्या है ना, अब जैसे रटने के लिए तुम लोग एक बात ध्यान दे सकते हो, जब वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आएगा तो उसमें क्यू नहीं पी होता है, तो यहाँ पे क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब क्यों होता है? क्योंकि पी जो होता है इसमें लंबाई का टर्म ऑलरेडी होता है, समझ गए? पी जो होता है क्यू इंटू एल होता है, तो उसमें लंबाई के टर्म है, तो लंबाई की बीमा एक ऊपर ज़्यादा तो नीचे भी करनी पड़ेगी ना, ओवरऑल यही वाली बीमा सेम ही होगी। इसकी वैद्युत क्षेत्र की दोनों को तो बीमा सेम ही होगी। इसमें भी एल एल इन्वॉल्व होता है ऊपर, तो जब एक तो एल ऊपर मीटर की बीमा आ गई तो नीचे भी एक तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो अभी तो कट के केवल एक ही बीमा बचेगी, 2 स्क्वायर बीमा बचेगी। तो इस हिसाब से ध्यान दे लेना, कई बार कन्फ्यूजन होगा तो स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर में भूलोगे तो भूलोगे। ये तो कुछ नहीं है, एक तो याद है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ये क्या होता है? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। ठीक, चलो।